Hello students, welcome to the new lecture of Civics chapter 22 that is Understanding Laws। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लॉज क्या होते हैं, एक बिल से लॉ कैसे ड्राफ्ट होता है या कैसे चेंज होता है। सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, फिर उस बिल को ड्राफ्ट करके और फिर उसको पास किया जाता है सब तीनों हाउसेस, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। उसके बाद फिर वो बिल लॉ बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम भी लॉज होते थे, उसके पहले जो हमारे मुगल रूलर्स हैं या हिंदू रूलर्स होते थे, सबके टाइम पे लॉज होते थे। मतलब कानून हर एक किंगडम में होता था, हर एक डायनेस्टी में होती थी। बट जैसा अभी हमारा कानून है वैसा कानून पहले नहीं हुआ करता था। तो हमें यही देखना है कि ब्रिटिश रूल के बाद कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हमारे लॉज, और अभी जो हमारे लॉज हैं उनको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। तो क्या क्या ये डिफरेंसेस हैं और कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस हुआ है और कैसे हमारे अभी वाले लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, इस चैप्टर में हमें यही चीजें जाननी है। तो सबसे पहले जब हम लॉ स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक वर्ड मिलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, ये चीज हमें पता है पहले से। आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। बट इस लॉ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है? सब कानून के सामने हर इंसान बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। मतलब कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, हम उसके साथ कोई भी डिफरेंसेस नहीं कर सकते। और दूसरी इसमें एक और चीज है कि चाहे वो इंसान एक बहुत बड़े पोस्ट पे हो, या वो एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक प्रेसिडेंट हो, एक गवर्नर हो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या एक कॉमन सिटीजन हो, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो सबके लिए सेम ही सजा होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसने कोई मर्डर कर दिया और एक कॉमन सिटीजन ने मर्डर कर दिया तो ऑफिसर को फांसी नहीं होगी और कॉमन सिटीजन को फांसी हो जाएगी। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कुछ रूल्स हैं जो रूल्स सबके लिए इक्वल हैं, किसी के लिए वो अलग नहीं है, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, या वो किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन से आता हो। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ये इसको इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि जो पुराने किंग्स होते थे, जैसे हम अगर मुगल इंपेयर्स की बात करें, औरंगजेब की बात करें, या दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो हमने ये देखा है कि उनके टाइम पे जो लॉज होते थे वो सबके लिए इक्वल नहीं होते थे। कुछ होते थे रूलर्स ऐसे जो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, हिंदू के मंदिर को तोड़ दिया जाता था, ये सब चीजें की जाती थी पहले। तो इसको हम आर्बिट्ररी रूल नहीं बोल सकते, इसको हम रूल ऑफ लॉ नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी रूल। आर्बिट्ररी रूल का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या किसी भी प्रोफेशन के किसी भी ऑफिसर को या किसी भी बड़े पोस्ट के इंसान को वो सजा नहीं मिलेगी किसी क्राइम की जो एक कॉमन सिटीजन को मिलेगी। मतलब इसका मतलब है किसी भी लॉज के बीच में या किसी भी क्राइम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में ब्रिटिशर्स लेके आए। मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो भी लॉज चल रहे थे पुराने, इनको थोड़ा चेंज किया गया और सबको इक्वल माना गया लॉ के सामने। बट कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बट इसको उन्होंने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने देखा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो मुस्लिम सोल्जर्स होते, जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे उनको ज्यादा बेनिफिट दिया जाता था चीजों में, बट इंडियन सोल्जर्स को हर चीज के बेनिफिट नहीं मिलते थे। या अगर कोई क्राइम इंडियन ने किया है तो उसको बहुत हार्श सजा दी जाती थी, बट वही क्राइम अगर किसी ब्रिटिशर ने किया है तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। रूल ऑफ लॉ ये भी बोलता है कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उस क्राइम का जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है, मतलब उस क्राइम से रिलेटेड सजा ऑलरेडी लिखी हुई है। तो जब तक किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। बट ऐसा भी नहीं होता था ब्रिटिशर्स के टाइम। इसका एग्जाम्पल है हमारा दो, पहला है सेडिशन एक्ट और दूसरा है रॉलेट एक्ट। सेडिशन एक्ट हमारा आया था 1870 में और रॉलेट एक्ट हमारा आया था 1919 में। क्या है ये दोनों चीजें? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे या हिस्टोरियंस थे वो ऐसा मानते हैं कि कॉलोनियल लॉज जो थे वो आर्बिट्ररी थे। मतलब आर्बिट्ररी का मतलब ऑलरेडी मैंने पहले समझा दिया कि सबके लिए लॉज इक्वल नहीं थे। आर्बिट्ररी का मतलब जो सुप्रीम लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए लॉज लीनियंट है या एग्जिस्ट नहीं करते। बट अगर कोई गरीब इंसान है या इंडियन है तो उसके लिए हार्श लॉज ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं या कर सकते हैं। दूसरा,
इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिशर्स के लीगल स्फीयर को चेंज करने में। मतलब ब्रिटिशर्स जब स्टार्टिंग में लॉज लेके आए तो कोई उन लॉज को पसंद नहीं करता था, वो इंडियंस तो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया तो बहुत सारे लॉज उन्हें अपने चेंज करने पड़े। वो हम इन दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे, सेडिशन एक्ट और रॉलेट एक्ट में। तो क्या है ये दोनों एक्ट? पहला है सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट ब्रिटिशर्स 1857 रिवोल्ट के बाद लाए थे। इस एक्ट में क्या था कि वो जिसे भी किसी भी इंडियंस को अगर उन्हें लगता कि वो एक वो एक रिवॉल्यूशनरी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाहता है, तो वो उसे जेल में डाल सकते थे और उसके ऊपर कोई भी लॉयर उस इंसान को नहीं मिलेगा जो उसे जेल से छुड़ा सके। मतलब इन शॉर्ट, अगर जिस पे भी शक हो उसको उठा के जेल में बंद कर दो। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि पहले क्राइम प्रूव होना चाहिए। अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में ले जाना होता है, वो अपना लॉयर हायर कर सकता है। बट यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसको भी शक हुआ उठा के जितना दिन मन किया उतने दिन के लिए उसे जेल में डाल दिया। दूसरा, रॉलेट एक्ट। इसमें भी क्या था, अगर किसी भी ब्रिटिशर को लगता, किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को या सोल्जर को लगता है कि कोई इंडियन इंसान रिवॉल्यूशनरी है, तो इसका मतलब उससे वो 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे और उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी लॉयर नहीं मिलता था और उसकी क्राइम को प्रूव भी नहीं किया जाता था। मतलब अगर मैं एक ब्रिटिशर हूं तो मुझे कोई भी इंसान मिल रहा है जिसपे मुझे शक है कि वो लोगों को भड़का रहा है या वो एक रिवॉल्यूशनरी है या वो एक नेशनलिस्ट है, तो उसको मैंने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया और कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों डाला गया है उसे जेल में या उसने क्या क्राइम किया है। और अगर जेल में डाला भी है तो उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो अपना लॉयर हायर कर सके जो उसके डिफेंस में बोल सके कोर्ट में। बट ना उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा, ना उसे जज मिलेगा, ना उसे लॉयर मिलेगा, उसे ना वो कोई अपील कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ब्रिटिशर्स ने उसे पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि वो 2 साल बाद ही अब जेल से निकलेगा। तो ये था रॉलेट एक्ट। अब ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे आर्बिट्ररी रूल के। जैसे मैंने बताया, आर्बिट्ररी रूल में ऐसा नहीं हो सकता रूल ऑफ लॉ में कि किसी को क्राइम के लिए पकड़ा गया हो बट उसके क्राइम को प्रूव ना किया गया हो। बट इन दोनों केसेस में किसी के क्राइम को प्रूव नहीं किया जा रहा था। अब इस आर्बिट्ररी रूल के अगेंस्ट बहुत सारे इंडियंस ने आवाज उठाई। जैसे अब हम वही देखेंगे, रोल ऑफ इंडियंस। क्या है इंडियंस के रोल्स, उन्होंने कैसे चीजों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, लॉज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को इन सारे लॉज में चेंज लाने पड़े। रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में आया, बट 1-2 साल बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और रॉलेट एक्ट खत्म हो गया। मतलब जैसे ही लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, लोग इसके लिए रोड पे आने लगे, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो फिर ब्रिटिशर्स को ये रूल्स वापस लेने पड़े। तो वही हम इसमें देखेंगे इंडियंस के रोल क्या है। तो पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ आर्बिट्ररी रूल। बहुत सारे इंडियंस ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया आर्बिट्ररी रूल को। ठीक है, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे, ब्रिटिशर्स के कोई भी लॉज आते थे तो उनको मानने से मना कर देते थे, तो जिससे ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आने लगा कि वो इन रूल्स को खत्म करें। तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ आर्बिट्ररी रूल। दूसरा है डिमांड ऑफ रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। ब्रिटिश के टाइम पे जो कोर्ट चलते थे वो इंडियंस को फेवर नहीं करते थे। अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम किसी ब्रिटिशर ने किया है या किसी ब्रिटिश सोल्जर ने किया है तो हो सकता है उसे बहुत कम सजा मिलेगी या हो सकता है उसे सजा ही नहीं मिलेगी। बट वही क्राइम अगर एक इंडियन ने किया है तो उसको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी और उसको सजा भी हार्श से हार्श ही दी जाती थी। तो फिर इंडियंस ने डिमांड शुरू कर दिया, जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट, एक्टिविस्ट, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज, बहुत सारे लोग थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल कोर्ट में हमें रेस्पेक्ट चाहिए। जो जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसको हम नहीं बोल सकते कि वो एक क्रिमिनल है, या जब तक उस पर्टिकुलर इंसान का क्राइम प्रूव नहीं हो सकता उसे क्रिमिनल नहीं बोला जा सकता। वही चीज यहां पे है। यहां अगर किसी को पुलिस ने पकड़ लिया मतलब वो एक क्रिमिनल है, चाहे उसने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो। तो इन सब के अगेंस्ट लोगों ने डिमांड किया कि जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक क्रिमिनल को भी, अगर उसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तो वो रिस्पेक्ट उसे मिले और उसे अपना केस लड़ने का पूरा हक हो। और तीसरा है रोल ऑफ जजेस इन मेकिंग डिसीजंस। बहुत सारे इंडियन जजेस आए जो रिक्रूट होके, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन कोर्ट्स में काम किया। उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए ताकि इंडियंस के साथ जस्टिफिकेशन हो सके। इंडियंस के साथ जो गलत किया जा रहा है या जो भी गलत तरीके से उन्हें सजा सुनाई जा रही है, वो सारी चीजें, वो सारे रोल्स को वो चेंज कर सकें।
तो इंडियन जजेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है इन सारे आर्बिट्ररी रूल को चेंज करने में, रूल ऑफ लॉ में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम भी आर्बिट्ररी रूल तो चलता था, बट धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत लोगों के कॉपरेशन की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना रूल आर्बिट्ररी रूल से चेंज करके और रूल ऑफ लॉ में धीरे धीरे कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे लॉज कैसे आते हैं, मतलब कोई भी लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो इसका एक एग्जांपल है हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है ये वहां के रहने वाले लोग जानते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी चीजें इंप्लीमेंट करती है, कोई नए लॉज बनाती है, तो वो तभी बनाती है जब लोगों को उसकी जरूरत होती है। जैसे अभी एक हमने देखा है बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में क्या था कि कोई भी मुस्लिम अगर चाहे तो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोल के और उसे डाइवोर्स दे सकता था। तो ये एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक गलत तरीका था जो मुस्लिम मेन को गलत राइट्स मिले हुए थे। अगर हो सकता है उसकी वाइफ ने कुछ ना किया हो या कुछ भी गड़बड़ ना हुई हो, फिर भी वो उसे डाइवोर्स कर दे। या ये भी हो सकता है कि अगर ट्रिपल तलाक का बेनिफिट मेन को मिल रहा है तो वो विमेन को भी मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं था। तो गवर्नमेंट अब इसको चेंज करने की जरूरत थी सोसाइटी में। बहुत सारी विमेन इससे ऑलरेडी सफर कर रही थी जिनको डाइवोर्स मिल चुका था, और बहुत सारी विमेन ऐसी थी जो चाहती थी कि कुछ रूल आए और सारी चीजें चेंज हो जाएं। तो इन डिमांड की वजह से गवर्नमेंट को एक लॉ लाना पड़ा, और अब ऐसा है कि कोई भी हस्बैंड अगर ट्रिपल तलाक देता है अपनी वाइफ को तो उसे सजा भी होगी और उसके सारे एक्सपेंसेस उसे ही उठाने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये सोसाइटी की डिमांड थी तो गवर्नमेंट ने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक एक्ट है जो 2005 में आया था। 2005 के पहले क्या था कि अगर फादर की प्रॉपर्टी, मतलब कोई इंसान है जिसके पापा के पास अगर प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा सिर्फ बेटे को मिलता था, बेटियों को नहीं मिलता था। मतलब अगर एक 1 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी है या 100 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी है, अगर उस इंसान के 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों में डिवाइड होगी। मतलब 4 बेटे या 4 सन्स जो हैं उसके, उन्हीं को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। डॉटर्स को उसकी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था। तो बहुत सारी विमेन ने इसके अगेंस्ट डिमांड किया गवर्नमेंट के सामने कि हमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए इसमें, और जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें हमारा भी हक होना चाहिए। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है उसमें जितना शेयर उसके बेटे का है उतना ही शेयर बेटियों का भी होगा। मतलब अब इस प्रॉपर्टी को 6 लोगों में डिवाइड किया जाएगा, ना कि 4 लोगों में। तो ये भी सोसाइटी की डिमांड थी, तो ये एक लॉ इंप्लीमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2006। इसमें क्या था, हम हमेशा ये चीजें सुनते हैं कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सिर्फ हम विलेजेस की ही बात नहीं कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं डाउरी के लिए, या अगर वो ऑफिस में काम करने जाती हैं तो उनके साथ हरासमेंट होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स विमेन को फेस करनी पड़ती है। इसके लिए भी बहुत सारी विमेन ने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि जो मेन होते हैं जनरली वो इंडियन सोसाइटी में डोमिनेंट होते हैं, तो वो अपनी वाइफ को ऑप्रेस करना चाहते हैं या उनकी डिमांड्स को दबाना चाहते हैं, और इसमें वो अपनी वाइफ से बहुत एब्यूसिव वर्ड्स या मारना पीटना ये सारी चीजें यूज करते थे। तो इसके लिए भी बहुत सारी विमेन ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि कुछ ऐसा लॉ बनाओ जिससे विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसी में आया हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। अब इसमें क्या है, तो ये चीज तो हम जानते हैं कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट में बनता है। कैसे बनता है, लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स उसको साइन करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और फिर एक बिल एक लॉ में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे हुआ क्या। 1990 में बहुत सारी विमेन ने डिमांड्स अपने प्रेजेंट किए, बहुत सारी विमेन ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस या फोरम्स के पास जो विमेन के राइट के लिए लड़ती थी। तो उन्होंने विमेन के फोरम्स या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप हमारी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखो कि हमें भी बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए। इसके बाद इनको सपोर्ट किया बहुत सारे लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट ने।
इन्होंने भी इन सारी विमेन को सपोर्ट किया, इन फोरम्स और इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया कि विमेन जो डिमांड रख रही हैं वो बिल्कुल सही है। विमेन के साथ बहुत गलत चीजें सोसाइटी में होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1999 में इनके डिमांड के बाद इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें लिखी कि अगर विमेन के साथ ये क्राइम होता है तो उसकी ये सजा होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर क्राइम होता है तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इस बिल को ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को इसमें चेंजेस चाहिए थे इस ड्राफ्ट में, और कुछ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्हें भी ऐसा लगा कि ये सारा का सारा बिल जो है ये विमेन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब विमेन को जितने राइट्स मिलने चाहिए वो इस बिल में नहीं लिखे हुए हैं। तो 2002 में इन विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बिल को रीड्राफ्ट किया, मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और फिर इसको 2002 में पेश किया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब लोगों ने इसे देखा, इसको पढ़ के लोगों को समझाया गया कि विमेन के साथ क्या क्या होता है और क्या क्या सजाएं इसके अंदर होनी चाहिए, तो 2005 में इस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद इसको पास किया गया लोकसभा से और राज्यसभा से, और 2006 में प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया। उस समय से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 पास हो गया, मतलब इसमें विमेन के राइट को प्रोटेक्ट भी किया गया था और प्रिवेंट भी किया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे कोई लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी की वो डिमांड होती है। तो ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि लॉज कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं और हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन 2006 कैसे इंप्लीमेंट किया गया। अब हमें ये जानना है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट का करना ही नहीं है काम, हमें भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर विमेन ने इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई होती तो शायद ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ होता। इस लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अपनी वाइफ को मारता पीटता है किसी भी चीज के लिए, तो अगर उसे चोट लगेगी तो उसका सारा एक्सपेंस, या हो सकता है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी उसके हस्बैंड को देना पड़े अपनी वाइफ को। तो इसका मतलब है कि अब कोई भी इंसान अपनी वाइफ को मारने के पहले 100 बार सोचेगा, या कोई भी एब्यूसिव वर्ड्स यूज करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विमेन के राइट्स के को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला। अब विमेन्स के साथ उतने लोग नहीं करेंगे वो सारी गलत चीजें जितनी पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक कानून बन गया। तो ये कानून इसलिए बना क्योंकि विमेन ने इसके अगेंस्ट अपने डिमांड्स को रेज किया गवर्नमेंट के सामने। तो हमारा रोल ये है कि हम अपने सोसाइटी में आसपास जो भी गलत हो रहा है या जो भी चीजें गलत हुई हैं उन सारी चीजों को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें ताकि गवर्नमेंट उसके लिए कोई कानून बनाए। दूसरा, अक्सर हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी लॉ अगर आने वाला होता है तो उसके पहले न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में छोटे छोटे बुलेटिन्स बना के डिस्कशन किए जाते हैं। हर एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का एक एक लीडर आता है और टीवी पे, न्यूज चैनल पे उसकी बहस होती है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें और निकल के सामने आती हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं। तो ये सारी एक हेल्दी चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो हमारा ये भी एक रोल है कि जो भी टीवी रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स, डिस्कशंस, ये सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को हम सुने और समझें और फिर अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखें। और तीसरा है, पीपल का रोल सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। जैसे अगर हमने कोटा से अपना एक, या दिल्ली से, या कहीं से भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, तो हमारा ये रोल है कि उस रिप्रेजेंटेटिव को हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, या ये उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा। अगर वो नहीं सुनता है तो हमारा ये रोल है कि हम अगले बार इलेक्शन में उसे चेंज कर दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा ये है कि हम अपने इश्यूज को उनके सामने एटलीस्ट प्रेजेंट करें। जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बताएंगे तब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है इसमें, कॉमन सिटीजन्स का भी बहुत ज्यादा रोल है कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में या कोई भी लॉ को सोसाइटी में लाने में। तो बस आज इस लेक्चर में इतना ही था। बाकी अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉज हैं जो इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो वो सारी चीजें क्या हैं, कैसे कुछ गलत लॉज भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं कभी कभी गवर्नमेंट से, और कैसे उन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।